पहला, सबके लिए समान, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का कौन हो? नागरिक हो। पहली योग्यता तो है कि वह भारत का और न्यायाधीशों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। बात है नियुक्त प्रशासन। तो इस काल में क्या होता था, जो न्यायाधीश है, जो जज है, इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। जैसे अब भी राष्ट्रपति ही करता है, इनकी नियुक्ति करता था राष्ट्रपति। यूपीए। बात है सन 2013 में उन्होंने लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में क्या पेश किया? लोकसभा में पेश किया 120वां संविधान संशोधन। 120वां संविधान नमस्कार दोस्तों, हम भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते आए थे। क्या पढ़ते आए थे? हम भारत की न्यायपालिका के बारे में, राइट। चलिए, हमने न्यायपालिका में क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने न्यायपालिका में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका इतिहास पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी? वह हुई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर कौन से अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई थी, जो कि वर्तमान में, जिसको हम संघीय न्यायालय के नाम से जानते थे पहले, आज़ादी से पहले, कौन सा था? वह कौन सा अधिनियम था? वह था भारत शासन अधिनियम 1935। था नहीं था? बिल्कुल। यदि अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए पहले वह वीडियो देख लीजिए, फिर इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि यह वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैंने बताया था कि जो मूल संविधान है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों की संख्या बताई थी, कितनी बताई थी? एक मुख्य न्यायाधीश बताया था और 7 अन्य न्यायाधीश बताए थे। ठीक, चलिए, ये तो हमने बता दी थी। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा। अब क्वेश्चन आता है, आखिर ये मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनेंगे कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट के यदि किसी को न्यायाधीश बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो आज जो योग्यताएं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज देखते हैं क्या होता है इसकी योग्यता के बारे में। चलिए, हम करते हैं अपना लेक्चर शुरू। तो हम इसको करते हैं अब। तो आज जो हमको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। फिर इसके बाद हम इनका निर्वाचन भी देख लेंगे कि इनका निर्वाचन अथवा नियुक्ति होती है। इनका निर्वाचन होता है अथवा नियुक्ति, इनमें कौन सा होता है? नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है? इसके बारे में भी देख लेंगे। चलिए, तो आज हमको 2 टॉपिक कौन कौन से करने, पहले मैं आपको बता दूं। पहले तो हम देखेंगे इसकी योग्यताएं। क्या देखेंगे? योग्यताएं। फिर दूसरी देखेंगे इनकी नियुक्तियां कि आखिर नियुक्तियां है अथवा निर्वाचन। चलिए देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ अब। दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक एंड शेयर। चलिए, तो हेडिंग हमारी चल रही थी उच्चतम न्यायालय। ठीक है जी, हेडिंग थी हमारी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में आज हम देखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, आज हम देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। चलिए देखना, हमारे संविधान के आर्टिकल 1, 2, 4 के सब क्लोज 3 में दिखाया गया आर्टिकल, उसमें कहा गया है कि जो न्यायाधीश होंगे वे 2 योग्यताएं रखेंगे। कौन कौन से? पहले आर्टिकल लिख देता हूँ मैं। आर्टिकल 1, 2, 4 क्लोज 2, इसमें वो 124 का भाग 2, इसमें बताया गया है जो हमारे न्यायाधीश होंगे वे केवल 2 योग्यताओं को पालन करते होंगे। पहली कौन कौन सी योग्यताएं? पहला, सबके लिए समान, कि वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का कौन हो? नागरिक हो। चलिए, पहली योग्यता तो है कि वह भारत का नागरिक हो। देखना, जो दूसरी योग्यताएं हैं, जो यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं, जो दूसरी योग्यता है, तो दूसरी योग्यता में भी 3 है। तीनों में से कोई सी भी एक होनी चाहिए। देखना, पहली कौन सी? दूसरी में भी, दूसरी में पहला है
कि वह कम से कम 5 वर्ष लगातार किसी राज्य में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का, ये लिख देता हूँ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, पहली योग्यता ये तो है कि वह लगातार किसी राज्य का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी में हाई कोर्ट में। ऐसे नहीं हो सकता, देखो 2 साल उत्तर प्रदेश में और 3 साल मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि यदि वह 2 साल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में न्यायाधीश है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मध्य प्रदेश में और वहाँ 3 साल वह न्यायाधीश के पद पर ही कार्य करता है, तो टोटल उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 5 वर्ष। किसके पद पर? न्यायाधीश के। तो पहली जो लगातार होगी कितना होगी? 5 वर्ष तक। ठीक है, यदि यह कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति यदि यह कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए दूसरी बात है। चलो जी भाई साहब आ जाओ, देखो फिर क्या होगा कि वह लगातार 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वह लगातार 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में क्या हो? अधिवक्ता के पद पर हो, यानी कि अधिवक्ता रहा हो। चलो जी, यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा? या तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या बना हो, लगातार न्यायाधीश हो, अथवा यदि वह नहीं है तो फिर 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट हो, यानी कि अधिवक्ता हो। ठीक है, चलो जी, यदि यह कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर तीसरी कंडीशन है राष्ट्रपति जी की। देखना, तीसरी कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति, यानी कि कह सकते हैं कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। ठीक है, कानून का जानकार समझ लो, विधि वेत्ता हो, कानून में पारंगत हो। ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों थी, पहला, दूसरा, तीसरा। देखना, अभी तक भारत के जो इतिहास है और भारत के संविधान में तीसरी जो बताई गई है, इसमें एक सिस्टम है। अब तक केवल 2 ही आधारों पर किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया गया? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। कौन कौन से आधार थे? पहला और दूसरा। तीसरा आधार यानी कि राष्ट्रपति की नज़र वाला अभी तक किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। किसके आधार पर? राष्ट्रपति की निगाह में। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की निगाह में तो भी वह भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं बनाया गया। चलिए, तो हमने जाना आर्टिकल 124(2) में इसके मतलब कि इनकी योग्यताओं के बारे में कि कौन व्यक्ति कौन बन सकता है, कौन व्यक्ति बन सकता है। आर्टिकल 142 नहीं 3 बोला तो मैंने 2 ही था, ये वो 3 लिख 2 दिया। फिर अब देखते हम इसके क्या इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति। चलिए देखते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि आप अभी इस चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मानना है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए, अब जो हम पढ़ेंगे योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति किस में दी गई है? आर्टिकल
124 सब क्लोज 2 में। किस में दी गई है? आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 में। जो इसकी योग्यता थी किस में थी? आर्टिकल 124 सब क्लोज 3 में। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो संविधान में लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के और किसी भी न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही करेगा। किसे? किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? न्यायाधीश की। चलिए ये तो थी संविधान में वर्णित बात, लेकिन व्यवहार में ऐसे नहीं है। देखना, बात है 1950 से 1973 की, सॉरी 93 की, 93 बात है 1950 से 1993 की। इस काल में क्या होता था? जो न्यायाधीश है, जो जज है, इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। वैसे अब भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन नहीं, इनकी नियुक्ति करता था राष्ट्रपति। सिफारिश किसकी थी? यदि मैं सिफारिश की बात करूं, सिफारिश हुआ करती थी मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की। अब समझना, अब कहानी होती स्टार्ट। देखो, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता था? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। अब एक बात बताना, हमने संविधान में बताया कि जो हमारी जो उच्च न्यायालय है, जो हमारी न्यायपालिका है, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। अब आप बताना, क्या इस चीज़ को देख कर आपको दिखाई दे रही है स्वतंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। देखना, स्वतंत्र से मतलब है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना। न्यायपालिका में स्वतंत्र से मतलब है न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कर रहा है, मतलब कि सिफारिश कर रहा है कि यह व्यक्ति जज बनेगा, यह व्यक्ति नहीं बनेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ निष्पक्षता भी नहीं है। जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी के जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे, बिल्कुल होंगे। यह सुविधा कब से कब तक थी? 1950 से 1993 में। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें इस सिस्टम को ख़त्म करने की बात कही गई। कौन सिस्टम? कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। यानी कि 1993 में इनकी क्या ख़त्म कर दी गई? यह सिस्टम बिल्कुल समाप्त कर देगा। इसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था प्रदान करी जिसको कहते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम की व्यवस्था प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। किसने कहा था? 1993 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा था? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलिए अब आपके बात आ रही हुई दिमाग में, सर ये कॉलेजियम क्या है? व्हाट इज कॉलेजियम? अब देखते हैं कॉलेजियम को, क्योंकि कॉलेजियम है भी क्या चीज़। वर्तमान में भी कॉलेजियम पर चर्चा चल रही है, कॉलेजियम को समाप्त करने की। लेकिन कॉलेजियम है क्या, पहले इसको देख लेते, फिर समाप्त करने की बात कहेगी। चलो नोट लिख देता हूँ मैं, इसे रेड से लिख देता हूँ। कॉलेजियम देखना, कॉलेजियम, ये जो कॉलेजियम शब्द है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया शब्द है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो एक शब्द दिया गया था समिति, लेकिन ये भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। सॉरी, मैं सुप्रीम कोर्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया शब्द है? मैं लिख देता हूँ, ये भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। पहली बात, भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। चलिए, मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। कॉलेजियम क्या थी? कॉलेजियम एक थी समिति।
कोलिजियम एक समिति। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल ऐसे सदस्य थे जिसमें 1 + 4 कुछ इसी हिसाब से टोटल 5 सदस्य थे, जिसमें एक इसका अध्यक्ष और 4 सदस्य क्या थे, जिसमें इसका एक अध्यक्ष और 4 ये सदस्य। ठीक है, अब बात आती है कि कोलिजियम में ये एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य है। अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे? देखना, जो कोलिजियम व्यवस्था में बताई गई कि जो अध्यक्ष होगा वह होगा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको मैं लिख देता हूँ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो समिति में जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो चलो ये तो मुख्य न्यायाधीश होगी, लेकिन सदस्य कौन होंगे? देखना, सदस्य भी वही होंगे। कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे लिख दूंगा? SC, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। यहाँ वरिष्ठ शब्द ऐसे नहीं है कि वे बुजुर्ग, नहीं, उनका सुप्रीम कोर्ट में कितना कार्यकाल पूरा कर चुके वे, ठीक है ना, उनके द्वारा किया गया कार्य, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है ना। तो अब मैं फिर बताता हूँ, कोलिजियम व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? यह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कौन से नियम में, वो कौन से सन में ये दी गई थी? 1993 में। 1993 में दिया गया था। ठीक, 1993 में देने के बाद इसमें बताया गया कि यह एक समिति होगी। उस समिति का नाम मीडिया ने कोलिजियम रख दिया। उस समिति में 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सदस्य कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ 4 न्यायाधीश, यानी कि जो 4 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। अब ध्यान सुनना, बात बिगड़नी कब शुरू हुई? बात बिगड़नी ऐसे शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करने लगा। तो कहीं ना कहीं अब इन न्यायाधीशों का कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं रहा, न ही कार्यपालिका सिफारिश कर रही थी। तो होना ये शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान, यानी कि जो भी सरकार चली थी, तत्काल सरकार चली थी, उसके खिलाफ भी फैसले देने शुरू कर दिए। उसके खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए। सरकार इस मामले को सहन करती रही, दबाती रही, चलो भाई समझ जाओगे, नहीं समझे, वे फैसले देते रह गए सरकार के खिलाफ। तो बात आई सन 2013 की। सन 2013 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कौन सा नंबर का था? 120वां। किसके लिए पेश किया गया था? इस सब सिस्टम को समाप्त करने के लिए। उसमें कहा गया कि भारत के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, यानी कि यदि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो किसके तहत होगी? एक आयोग की तहत होती। तो अब हम उसी के बारे में जानेंगे। इन सब का वर्चस्व खत्म करने के लिए यूपीए सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक क्या पेश किया संसद में? वह पेश किया संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा था? 120वां। अब देखते हैं, देखना, ये रहा मार्कर लाल वाला। देखना, सरकार कौन सी थी? यूपीए की। बात है सन 2013 की। सन 2013 में उन्होंने लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में क्या पेश किया? लोकसभा में पेश किया 120वां संविधान संशोधन, 120वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं, विधेयक। ठीक है ना। 120वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, कौन होगा? एक होगा न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति
आयोग। कौन होगा? एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा। इसके गठन की बात की गई। इसके गठन के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, चलिए जी, पारित किया गया नहीं, पारित पेश किया गया। अब जो प्रस्ताव था, यह जो प्रस्ताव था, यह लोकसभा से, लोकसभा को मैं एल से लिख दूं, यह लोकसभा से क्या हो गया? पास। लोकसभा से पास मतलब कि पारित हो गया। ठीक है, अब पारित होने के बाद कोई भी विधेयक यदि एक सदन से पारित होता है तो क्या होता है? दूसरे सदन में जाएगा। बिल्कुल। तो अब लोकसभा से पारित होने के बाद ये कहाँ पहुँचा? यह पहुँचा राज्यसभा में। राज्यसभा में। अब आप जानते हो कि उस समय यूपीए की सरकार थी, लगभग सभी राज्यों में भी थी, बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं था, और केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, तो राज्यसभा से भी बिल्कुल आसानी से पारित हो जाता। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ? उस समय यह राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। क्या हुआ? राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। अब सोच रहे हो सर ऐसे क्यों पारित नहीं हुआ? क्या राज्यसभा वालों ने मना कर दिया था इस बारे में? चलो देखते हैं। देखना, राज्यसभा ने जब पारित करने के लिए इस विधेयक को सब अपने सभापति के पास पूछा, उसी समय हुआ ये कि जो लोकसभा थी वह भंग कर दी गई। यानी कि क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई थी। लोकसभा क्या हो गई थी? भंग। देखना, जब कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, लेकिन पारित होने से पहले यदि लोकसभा भंग हो जाए तो वह विधेयक भी ऑटोमेटिकली क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया इसके साथ भी, पारित हो गया लोकसभा से, राज्यसभा में जा गया था, लेकिन राज्यसभा में इतना पारित हो पाता, इससे पहले लोकसभा भंग हो गई। क्यों? 2024 में क्या थे? 2014 में क्या थे? आम चुनाव। 2014 में क्या थे? आम चुनाव। चुनाव होने थे प्रधानमंत्री के। ठीक है ना? तो ये चुनाव होने थे, इस कारण लोकसभा को भंग कर दिया गया। अब जैसे लोकसभा भंग हुई तो राज्यसभा में गया हुआ विधेयक क्या होगा? स्वतः ही समाप्त हो गया। बात यहीं अटक गई। चलिए अब देखते हैं, विधेयक समाप्त, फिर कॉलेजियम व्यवस्था चल रही थी। अब बनती है किसकी सरकार? अब बनती है एनडीए की सरकार, यानी कि भाजपा की सरकार। किसकी सरकार बनती है? भाजपा की। अब बात आती है 2014 में। किसमें? 2014 में। 2014 में जैसे बात आती है तो क्या है? 2014 में भाजपा वालों ने भी इसी संविधान संशोधन को पेश किया। किसके रूप में? अब की ओर पेश किया 121वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। कितने में? 121वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया। किसमें पेश किया? उन्होंने भी पेश किया लोकसभा में। उन्होंने भी पेश किया लोकसभा में, और वह क्या हुआ? लोकसभा से क्या हो गया? पारित। लोकसभा से क्या हो गया? पारित। चलिए, पारित हो गया। पारित होने के बाद वह कहाँ पहुंचा? पारित होने के बाद पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में। अब देखना, मेरी बात ध्यान सुनना, जो हमारी 2014 की जो लोकसभा गठित हुई थी वह हुई थी एनडीए की। किसकी हुई थी? एनडीए की। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अभी भी सबसे अधिक सांसद किसके थे? यूपीए के, क्योंकि उस समय जितने भी हमारे लगभग अधिकांश राज्य थे तो इसमें यूपीए की सरकार थी। और हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं ज़्यादातर राज्यों से ही आते हैं, और राज्यों के विधानमंडल द्वारा चुने जाते, विधानसभाओं द्वारा चुने जाते। तो इस कारण क्या थे? जो यूपीए के सदस्य थे राज्यसभा में अधिक थे। देखना, अब हुआ ये, इन्होंने लोकसभा से तो पारित कर दिया, अब पहुंचाया राज्यसभा में, संकट उत्पन्न हो गया। भाजपा वालों को लगा कि यह तो राज्यसभा से नहीं पास होगा। क्या लगा? कि यह तो राज्यसभा से पास नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है कि चोर चोर मुँह से रे भाई। कहावत है चोर चोर मुँह से रे भाई। चूंकि बिल किसके मतलब किसको अधिकार दे रहा था? बिल अधिकार दे रहा था सरकार को। बिल अधिकार दे रहा था सरकार को, ना कि किसी एक पार्टी को। जब बिल सरकार को अधिकार दे रहा था तो कांग्रेस वालों को लगा शायद अब की बार ही तो है ये, अगली बार तो फिर हम सरकार में आएंगे, तो हमारे लिए फायदा। हम तो 2013 में भी पेश किया था। बिल्कुल, इन्होंने यही सोचा। लेकिन अब भविष्य तो नहीं किसी ने देखा, लेकिन 2019 में फिर यही आ गए बीजेपी वाले, एनडीए वाले। चलिए, तो इन्होंने सोच के ये इस बिल को भी राज्यसभा से पास कर दिया। क्या करा? बिल राज्यसभा से भी पास, यानी कि पारित।
बिल हो गया पारित, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और अब कहाँ पहुँचा ये? यह पहुँचा अब हस्ताक्षर के लिए किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और आप जानते हैं राष्ट्रपति तो बिल्कुल हस्ताक्षर करेगा, और वो भी संविधान संशोधन अधिनियम पर। इसको तो हटा भी नहीं सकता, इसको तो टाल भी नहीं सकता, वापस भी नहीं कर सकता, तो इसकी मजबूरी है हस्ताक्षर कर दिए। और हस्ताक्षर करने के बाद 1 जनवरी 2015 को यह लागू हो गया। यानी कि अब 1 जनवरी 2015 को यह लागू हुआ। किसके रूप में? यह हुआ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में। न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी गठन हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज चुने जाएंगे, किसके द्वारा चुने जाएंगे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपको सोचकर दुख ही होगा, ताज्जुब होगा, दुख हो कुछ भी हो, ताज्जुब होगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? असंवैधानिक है। वो असंवैधानिक कैसे है? चलिए पहले हम देखते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग है क्या। कभी बताइएगा ना संवैधानिक और असंवैधानिक कैसे है। आखिर ये रद्द क्यों किया गया इस संविधान संशोधन को? 99वां इस संविधान संशोधन को कौन सा संविधान संशोधन कहा गया? इस संविधान संशोधन को कहा गया 99वां संविधान संशोधन। कौन सा कहा गया? 99वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं पहले ये क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। हाँ दोस्तों, मैं मान रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको फिलहाल लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको इंग्लिश में एनजैक भी कहते हैं। एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है ना, एनजैक। अब देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। अब मेरी बात सुनना, इसमें सदस्य कितने होने हैं? इसमें सदस्य, यदि मैं सदस्यों की बात करूं तो इसमें सदस्यों की संख्या है 1+, सदस्य कितने? 1+5। हाँ भाई, इसमें सदस्य कितने थे? 1+5, यानी कि 1+5 देना। पहला तो आप जानते हैं अध्यक्ष, और 5 क्या है? सदस्य। ये तो लिख देता हूँ मैं। पहला है अध्यक्ष, और 5 क्या है? सदस्य। ठीक है जी, चलिए अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये तो अध्यक्ष कोलिजियम का भी था, इसका भी था। ठीक है, अब जो राडा शुरू होता है, जो झगड़ा शुरू होता है, जो दिक्कत बनती है, कहाँ से बनती है? इन सदस्यों से। देखना, जो 5 सदस्य है, इन 5 सदस्यों में से सुनना मेरी बात, 2 तो थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या थे? वरिष्ठ न्यायाधीश। 2 बने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, 2 में से एक है कानून मंत्री, भारत सरकार का कानून मंत्री। ठीक, और जो 2 है वे कानून के जानकार, जैसे कानून के जानकार। ध्यान सुनो, ये जो कानून के जानकार है, इन कानून के जानकारों की नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
और राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए कौन कहेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कमेटी बनाता है, उस कमेटी में जो सुझाव मिलते हैं उस सुझाव के आधार पर दो क्या बनाए जाते हैं? कानून के जानकार। और ध्यान सुना, उस कमेटी में जो सदस्य होंगे, जो कानून के जानकार होंगे, उसमें एक विपक्ष का नेता भी होगा। क्या होगा? विपक्ष का नेता। अब एक होगा विपक्ष का नेता। अब सुनना मेरी बात, अब असली बात हुई बात ये, यदि किसी किसी के भारत सरकार के न्यायालय में यदि किसी दो व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाना है, किसी दो व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाना है, न्यायाधीश बनाने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग सिफारिश करेगा, बिल्कुल सिफारिश करेगा। चलिए, एक व्यक्ति तो वर्तमान सरकार का पक्षधर है और एक व्यक्ति है वर्तमान सरकार का विपक्षी, यानी कि वह यदि हमने न्यायाधीश बना दिया तो सरकार में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करवा देगा, सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। इस चीज़ को देखते हुए क्या कहा गया? इस चीज़ को देखते हुए एक बात बताई गई, न्यायिक नियुक्ति आयोग अपना जो निर्णय होगा वह किसके पास पहुँचाएगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग अपना निर्णय पहुँचाएगा गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, गृह मंत्रालय यदि उन दोनों व्यक्तियों को स्वीकृति दे देता है तो वह सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति को। वह सिफारिश करता है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए। चलिए, यदि उसमें केवल एक व्यक्ति ही गृह मंत्रालय को ऐसे लगा कि यह जो व्यक्ति है केवल हमारे हित के बारे में ही सोचेगा, तो उसको तो डायरेक्ट सिफारिश कर दी किसको? राष्ट्रपति को, कि आप इसको न्यायाधीश बनाइए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसको क्या, उसकी जो बात है वह पूरे एनजैक को वापस लौटा देगा। अब जैसे उसकी सिफारिश एनजैक को वापस आ गई तो अब एनजैक के पास क्या हथियार है? कुछ नहीं। अब एनजैक को यदि गृह मंत्रालय के पास उस व्यक्ति की पुनः सिफारिश करनी है तो सिफारिश करने के लिए एनजैक को चाहिएगा सभी का बहुमत। कितना चाहिएगा? सभी का बहुमत। बहुमत यानी कि ये 6 के 6 आदमी हैं, इन सभी का बहुमत चाहिए होगा, तभी वह व्यक्ति गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा न्यायाधीश के रूप में। यह सुविधा क्यों उत्पन्न की गई? देखना, हो सकता ऐसा हुआ, जो व्यक्ति विपक्ष का था जिसको न्यायाधीश बनाना था, अब उसको हम न्यायाधीश नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ कितने व्यक्ति है? 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, 1 कानून मंत्री और 2 कानून के जानकार, जिसमें एक विपक्ष का नेता भी है। ठीक है, यहाँ बहुमत चाहिए था 4 का। किसका बहुमत चाहिए था? 4 का। यहाँ तो 4 का चाहिए था पास होने के लिए, समझना मेरी बात को। यहाँ बहुमत चाहिए था 4 का। चलिए, मुझको एक व्यक्ति तो बिल्कुल बनवाना ही था न्यायाधीश, मुझको क्या मतलब कि सरकार को, तो 3 तो इसके हो गए। ये एक जो कानून के जानकार में एक सत्ता पक्ष का, क्योंकि विपक्ष तो एक सत्ता पक्ष का, ये आ गया इसके पास, तो टोटल हो गए 4। चलिए, 4 व्यक्ति तो मिलकर बना रहे थे उस व्यक्ति को। अब जो हमारा जो लास्ट का है, जो विपक्ष का है, अब मैं उसे नहीं बनवाना, उसको न्यायाधीश नहीं बनवाना, तो क्या काम किया गया? उसको नहीं बनवाना का काम का ये किया गया, उसको बनवाने के लिए गृह मंत्रालय रद्द करेगा, गृह मंत्रालय एनजैक के पास लाएगा और एनजैक ये कहेगा कि हमेशा वो कि एनजैक को अब यह हो गया अनिवार्य कि वह सभी को 6 के 6 बहुमत से पास करे, यानी कि वह जो व्यक्ति है उसको 6 के 6 बहुमत मिलना चाहिए, 6 के 6 वोट मिलनी चाहिए। लेकिन उसको वोट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जो कानून मंत्री है, जो कानून मंत्री है, अब वह डायरेक्ट तो सरकार का ही है। अब सरकार का अंग है कोई कानून मंत्री, तो वह कहेगा मैं नहीं देता इसको वोट। जब वोट नहीं देगा तो कभी 6 नहीं होगा, जब कभी 6 नहीं होगा तो वह कभी क्या नहीं बन सकता? न्यायाधीश नहीं बन सकता। यह सुविधा थी, ठीक है ना। इस सुविधा को देखते हुए एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी ने क्या निर्णय दिया? उस कमेटी ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। उस कमेटी के आधार पर ही क्या? उस कमेटी के आधार पर ही मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने
एनजैक को रद्द कर दिया। एनजैक को रद्द मतलब कि 99वां संविधान संशोधन ही रद्द कर दिया। किसमें? मार्च 2015 में एनजैक यानी कि 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, जिसके तहत अब जो सामान्य प्रक्रिया है कोलिजियम, अब भी वर्तमान में भी कोलिजियम ही व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये तो हमने आज नियुक्ति के बारे में जाना। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? वह थी जगदीप सिंह खेहर की। किसकी? ये भी लिख देता हूँ, जगदीप सिंह खेहर। इसकी कमेटी के आधार पर बात थी ये सब चीज़। ठीक है ना? तो मैं मानना है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया, इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल मामला है। इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।